स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, विच इज कनेक्टेड टू इंडियन पॉलिटी। मैं कहूंगा हमारी डिस्कशन होने वाली है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब सवाल ये उठता है कि हमारी डिस्कशन ये हो क्यों रही है, क्योंकि हाल ही में एक याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट के साथ, जहां पे सवाल उठाए गए रिगार्डिंग ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ईसीआई की अपॉइंटमेंट प्रोसीजर के ऊपर सवाल उठे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के टेन्योर के ऊपर सवाल उठे, और इस याचिका को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे कमेंट्स किए। साथ ही साथ केंद्र सरकार को क्रिटिसाइज किया कि पिछले कई सालों से, पिछले 10 से 15 सालों में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनके टेन्योर्स छोटे छोटे होते हुए जा रहे हैं। आप जानते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर्स हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हो, उनका टेन्योर होता है 6 ईयर्स, लेकिन मैं कहूंगा पिछले 10 से 15 सालों में किसी भी इलेक्शन कमिश्नर या फिर सीईसी ने 6 साल का कार्यकाल समाप्त नहीं किया। उससे पहले ही वो रिटायर हो जाते बिकॉज ऑफ द एज कंस्ट्रेंट ऑल्सो। अब इस चीज को इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर सवाल उठे, और सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे स्केदिंग कमेंट्स किए। एक पर्टिकुलर कमेंट में यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि हमें ऐसा इलेक्शन कमीशन चाहिए, ऐसे इलेक्शन कमिश्नर्स चाहिए जो सवाल उठा सके इवन अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर अगर नौबत पड़े तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस केस के बारे में, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के बारे में, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की सजेशंस के बारे में टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब वो तो होगा हमारा दूसरा भाग डिस्कशन का, लेकिन उससे पहले अब एग्जाम के दृष्टिकोण से हमारे लिए बहुत जरूरी बन जाता है टू अंडरस्टैंड अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो पहले हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे, फिर इस केस की रेफरेंस पे चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ इस डिस्कशन के अंत में बहुत ही इंटरेस्टिंग इनसाइट्स के बारे में जानकारी लेंगे। इनफैक्ट द मैटर इज स्टिल सब जुडिस, यानी कि अभी भी कोर्ट के साथ ये मैटर है, राइट। तो चलिए समझते हैं इस पूरे मामले को रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आकांक्षी है, IAS IPS बनना चाहते हैं, देन यू आर एट द राइट स्पॉट। स्टडी IQ आपके लिए लाया है फाउंडेशन बैच, जो सबसे कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है और सबसे अफोर्डेबल प्रोग्राम है फॉर योर प्रिपरेशन। अगर आप इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब करोगे तो आपकी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कंप्लीटली हो जाएगी, एंड दिस प्रोग्राम वुड बी आइडियल फॉर 2024 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो जस्ट गो टू आवर वेबसाइट studiiq.com पे जाइए, या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे, जहां पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जस्ट गो देयर वंस, टेक अ डेमो क्लास, then you judge and enroll for this as soon as possible. Remember 30th नवंबर से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले आपको एनरोल करना है, राइट। चलिए लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। जैसे कि मैंने आपको बताया हाल ही में हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए, इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय ऑल द गवर्नमेंट्स। इनफैक्ट इन्होंने केवल अभी जो एनडीए सरकार है उसके ऊपर ही सवाल नहीं उठाया, पहले यूपीए की 2 जो सरकारें हो चुकी, यूपीए 1, यूपीए 2, NDA 1, NDA 2, सभी पे सवाल उठाए कि अलग अलग सरकारें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इंडिपेंडेंस को हैम्पर कर रहे हैं, राइट। पिटिशन फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट, जिसको सुन रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, 5 जजेस की बेंच जिसको हेड कर रहे हैं KM जोसेफ, जिन्होंने कहा है कि सरकारें क्या करती है, सरकारें इस तरह के इलेक्शन कमिश्नर्स को चूज कर रही है, इस तरह के सीईसीज को चूज कर रही है हु आर एक्चुअली द बेस्ट मैन फॉर देम, एंड केवल लिप सर्विस चल रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट है। तो इस तरह की एलिगेशन लगी हुई है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे सजेशंस भी दिए हुए हैं, हम लोग देखेंगे कि सजेशंस क्या है और केंद्र सरकार का उन पे क्या रवैया है, ये भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले अब हमारे लिए बहुत जरूरी बनता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को समझना। यहां पे समझते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, उसके काम क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, कैसे अपॉइंटमेंट होती है, कैसे रिमूवल होती है। इसके ऊपर बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, टिपिकली मेंस के सवाल बन सकते हैं रिगार्डिंग ECI, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, फंक्शंस, और सेकेंड हाफ में हम लोग केस के बारे में बात करते हैं। वी ऑल नो व्हाट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। किसी भी लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन एक रूट बन जाता है, उसके बिना डेमोक्रेसी रहेगी नहीं। तो इसीलिए फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने के लिए हमारे यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल वॉचडॉग दिया गया है, वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इनका जिम्मा क्या है, भारत में जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, यानी कि इलेक्शंस जो है उसको कंडक्ट करना है। और इलेक्शन किन किन चीजों के लिए कंडक्ट करते हैं आप जानते हैं, लोकसभा की इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है, राज्यसभा के लिए इलेक्शन कंडक्ट करता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए यानी कि MP के इलेक्शन के लिए, और आप जानते हैं कि MLA के इलेक्शन के लिए भी
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ओनली रिस्पॉन्सिबल। इसके अलावा वी हैव वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, वी हैव प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, राइट। तो इन सभी इलेक्शंस के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही जिम्मेदार, इन्हीं का जॉब है टू एडमिनिस्टर। आपको ध्यान रखना है एग्जाम के दृष्टिकोण से, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज नॉट इन्वॉल्व इन द लोकल इलेक्शंस। इसके लिए हम जानते हैं कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या बना है, स्टेट इलेक्शन कमीशंस बने हुए, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ऑल्दो आप जानिएगा कि ईसीआई डज हेल्प स्टेट इलेक्शन कमीशंस, राइट, ये आपको जाना है, लेकिन लोकल इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन का हाथ नहीं। अब सवाल ये उठता है, सर कहां से इन्हें पावर मिली है? मैं चाहता हूं कि एस्पिरेंट्स जो है इस पर्टिकुलर आर्टिकल को अपने मन मस्तिष्क में अंकित कर ले, ठीक है। सो आर्टिकल 324 बहुत जरूरी है, इट इज कनेक्टेड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शंस इन इंडिया। पूरा जो इलेक्शन का सुपरिंटेंडेंट हो गया, डायरेक्शन हो गया, कंट्रोल हो गया, ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन के हाथ में ही है। इनका क्या क्या जॉब है हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन सब कुछ ईसीआई के हाथ में। अब ये ईसीआई बॉडी कैसी होनी चाहिए? इज इट अ सिंगल मेंबर बॉडी, इज इट अ मल्टीपल मेंबर बॉडी? इसके लिए भी आर्टिकल 324 क्लॉज 2 में आप देख सकते हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी, अगर इसकी लैंग्वेज देखोगे, प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी कि सच नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स विच द प्रेसिडेंट थिंक्स फिट, राइट। तो संविधान ने इसको ओपन छोड़ा है टू द प्रेसिडेंट। साथ ही साथ जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस इसके क्लॉज 4 क्लॉज 5 में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे विद रिस्पेक्ट टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर्स या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको पार्लियामेंट को पावर दिया है कि आप लॉ बना सकते हैं जिसके तहत इसको आप रेगुलेट कर सकते। दैट्स द बेसिक आइडिया, ठीक है। अब प्रोसीजर कैसा चलता था कि प्रेसिडेंट के हाथ में है, तो व्हाट वाज द सिचुएशन ओरिजिनली? शुरुआत में मैं कहूंगा 1950 से लेकर 1951 में अगर पहला इलेक्शन हो, 1951 से लेकर मैं कहूंगा 1990s तक, 1991 तक, ये मोस्टली एक सिंगल मेंबर बॉडी थी। इससे पहले 1991 से जस्ट थोड़ा सा पहले मल्टीपल मेंबर बॉडी जरूर बनी थी, लेकिन ये एक सिंगल मेंबर बॉडी थी, यानी कि केवल एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था पहले। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आया सुप्रीम कोर्ट में, एसएस धनोवा केस आया, एसएस धनोवा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एसएस धनोवा को एक इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था 1990 से पहले, क्योंकि इससे जस्ट थोड़ा सा पहले प्रेसिडेंट ने एक नोटिफिकेशन की कि और भी इलेक्शन कमिश्नर हो सकते हैं, तो उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया, फिर उन बॉडीज को खारिज कर दिया, तो उसके ऊपर केस हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि ये प्रेसिडेंट का प्रेरोगेटिव है, लेकिन उसके बाद एक लॉ आया। पहले तो एक ऑर्डिनेंस आया, सेंटर ब्रॉड चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स कंडीशन ऑफ सर्विस, एक ऑर्डिनेंस आया पहले, अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, और इसको एक्ट भी बनाया गया 1994 में, जिसके तहत ईसीआई को घोषित किया गया एक मल्टी मेंबर बॉडी। तो यानी कि आज क्या सिचुएशन है, मैं कहूंगा 1993 के बाद से सिचुएशन बेसिकली ये है कि इलेक्शन, जब मैं कहूंगा ईसीआई, तो आपको ध्यान रखना है ईसीआई इज इक्वल टू 1 सीईसी, यानी कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, और इन्हें कौन अपॉइंट करेगा? इन्हें अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और आपको ध्यान रखना है सभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड द इलेक्शन कमिश्नर्स दे आर बेसिकली इक्वल, और उन्हें पे, उनकी रेम्युनरेशन एटसेट्रा किस हिसाब से मिलती है, वेरी सिमिलर टू अ सुप्रीम कोर्ट जज। आई होप इंपॉर्टेंस आपको पता चल चुकी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्या है। तो इनका अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या है, ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, यानी कि जब मैं कहूंगा प्रेसिडेंट, दैट मींस बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि बेसिकली सरकार, राइट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, गवर्नमेंट के हाथ में है इनका अपॉइंटमेंट, कोई कमेटी नहीं, कोई कमीशन नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। तो गवर्नमेंट सीधे सीधे अपॉइंट करती है, प्रेसिडेंट को बता देंगे कि प्रेसिडेंट आप इन्हें अपॉइंट कर दिए, प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट कर देते हैं। आपको ध्यान रखना है कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं है, और आयरॉनिकली अभी तक कोई इनके अपॉइंटमेंट से जुड़ा हुआ लॉ भी नहीं बना है। प्लीज आपको ध्यान रखना है कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन जनरली जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर जो होते हैं, उन्हें बनाया जाता है दी इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक। इसके अलावा उनका टर्म ऑफ ऑफिस कितना होगा, 6 साल तक वो ऑफिस में रह सकते हैं, या फिर एज लिमिटेशन दी गई है 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर, और इस एज के साथ काफी एकदम प्ले अराउंड चलता है, जिसकी वजह से जल्दी रिटायरमेंट हो रही है, इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया। इसके अलावा आपको ध्यान देना है कभी भी इलेक्शन कमिश्नर्स हो या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, वो रिजाइन कर सकते हैं बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। इनफैक्ट आपको याद होगा कुछ ही साल पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2020 में एक इलेक्शन कमिश्नर ने रिजाइन किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अशोक लवासा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अशोक लवासा रिजाइन बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। रिजाइन कर सकते हो बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। उन्हें रिमूव भी किया जा सकता है, आपको ध्यान रखना है, रिमूव भी किया जा सकता है। थोड़ी देर में हम लोग देखते हैं रिमूवल कैसे होता है, राइट।
लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 3 लोग हैं यहां पे, मैंने आपको बताया 1 CEC प्लस 2 ECs, यानी कि अगर कोई डिसएग्रीमेंट हुई ओवर द वर्किंग ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो इसे बाय कन्वेंशन मेजॉरिटी डिसीजन से, मेजॉरिटी से डिसाइड किया जाता है, राइट। दैट्स द बेसिक अपॉइंटमेंट प्रोसीजर। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर बेसिक आपने बता दिया लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है, क्योंकि इस केस में सरकार की तरफ से एक एक्सप्लेनेशन है कि हम लोग अपॉइंट कैसे करते हैं। सरकार का कहना ये, हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की, और इस लिस्ट को भेजा जाता है लॉ मिनिस्ट्री को। लॉ मिनिस्ट्री इस पर्टिकुलर लिस्ट को छानती है और अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर को फॉरवर्ड करती है, प्राइम मिनिस्टर फॉरवर्ड करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और अल्टीमेटली अपॉइंटमेंट हो जाती है। ये बेसिक प्रोसीजर, बहुत ही सिंपल, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन है, राइट। ये है प्रोसीजर का, ये है अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर। इसके अलावा रिमूवल कैसे की जाती है, आपको ध्यान रखना है एग्जाम के दृष्टिकोण से। द रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एज वेल एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, प्लीज आपको ध्यान रखना है CEC एज वेल एज ECs, उन्हें कैसे रिमूव किया जाता है, वेरी सिमिलर टू सुप्रीम कोर्ट जज। अब सुप्रीम कोर्ट जज को कैसे रिमूव किया जाता है, 2 ग्राउंड है उसके, रिमूवल ऑन द बेसिस ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर, यानी कि प्रूव होना चाहिए कि कुछ मिसबिहेवियर है, मिसबिहेवियर का भी डेफिनेशन दिया हुआ है। इसके अलावा इनकैपेसिटी, अब इसको पास होने के लिए पार्लियामेंट को रेजोल्यूशन पास करने पड़ते हैं, यानी कि संसद में लोकसभा को, राज्यसभा को सेपरेटली रेजोल्यूशंस पास करने पड़ते हैं विद स्पेशल मेजॉरिटी, 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसके अलावा 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, इस पर्टिकुलर मेजॉरिटी से दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, और दोनों हाउसेस में, प्लीज रिमेंबर, लोकसभा में सेपरेटली, राज्यसभा में सेपरेटली पास होगा, तब that particular judge would stand removed, not impeached per se। impeachment टर्म केवल प्रेसिडेंट के साथ इस्तेमाल होता है, रिमूवल ऐसे होते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया अपॉइंटमेंट प्रोसीजर और रिमूवल प्रोसीजर। ऑल्दो रिमूवल के ऊपर ज्यादा चर्चा का विषय नहीं है आज का, क्योंकि रिमूवल किसी जज का, किसी इलेक्शन कमिश्नर का आज तक हुआ नहीं, ऑल्दो, ठीक है। इसके अलावा इनका काम क्या है, देखिए, ऑल्दो आई नो कि आपको ये सारी चीजें पता है, बट जस्ट फ्रॉम आंसर राइटिंग पर्सपेक्टिव अगर कोई सवाल आ जाएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फंक्शंस क्या है, तो आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में बता सकते हो कि उनका फंक्शन क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन क्या है, सिंपल विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन कंडक्ट करना है। इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए क्या करना है, इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए पहले मुझे लिस्ट बनानी पड़ेगी कि भैया कौन कौन वोट कर सकता है, कौन कौन इलेक्शन लड़ेगा, एटसेट्रा। तो इलेक्टोरल रोल आपको प्रिपेयर करने हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को आपको लिस्ट करना है, राइट। बाकी इलेक्शन का जो भी मशीनरी रहेगा, सिंबल्स किसको अलॉट करने हैं, इलेक्शन का डेट कैसे होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन। इसके अलावा एडवाइजरी रोल भी है इनका, एडवाइजरी फंक्शन भी है। डिस्क्वालिफिकेशन, अब आपको ध्यान रखना है, डिस्क्वालिफिकेशन अंडर आर्टिकल 102, यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला हुआ तो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए एडवाइस करेंगे। नॉट द एंटी डिफेक्शन लॉ, प्लीज रिमेंबर, एंटी डिफेक्शन लॉ में डिस्क्वालिफिकेशन के पावर्स किसके पास है, स्पीकर के पास है, लेकिन यहां पे डिस्क्वालिफिकेशन इन जनरल सी फॉर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या फिर अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ये जो चीजें हैं उसके लिए इलेक्शन कमीशन के पास पावर्स है। इसके अलावा प्रेसिडेंट्स रूल के लिए आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट्स रूल अगर 1 साल से ज्यादा एक्सटेंड करना है, फिर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एडवाइस करना पड़ेगा, कर सकते हैं, यहां पे इलेक्शन कंडक्ट नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई इट कैन बी एक्सटेंड। तो इस तरह की एडवाइजरी रोल भी है। इसके अलावा क्वाज़ी जुडिशियल रोल है, अब ये तो आपको पता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में अब किसी ने आचार संहिता को वायलेट किया है तो इस तरह की आप पिटीशन कर सकते हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, और ऑलमोस्ट जुडिशियल प्रोसीडिंग वो फॉलो करते हैं, तो क्वाज़ी जुडिशियल रोल भी है। तो स्ट्रक्चर्ड वे में ये उनके फंक्शन से आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये तो हमारा डिस्कशन था अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लेकिन हमारा प्राइमरी डिस्कशन होने वाला है अबाउट दिस अपॉइंटमेंट प्रोसीजर। जैसे कि मैंने आपको बताया क्या हो रहा है कि एक लिस्ट भेजी जाती है, लॉ मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी, प्राइम मिनिस्टर बता देंगे, प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर देंगे। अब इसी अपॉइंटमेंट प्रोसीजर को लेकर सवाल उठाया है सुप्रीम कोर्ट ने। इस याचिका की आर्गुमेंट्स के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि इस तरह की सिचुएशन हो चुकी है कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इंडिपेंडेंस थ्रेटन्ड है, इट इज अलार्मिंग सिचुएशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ऐसे इलेक्शन कमिश्नर्स चाहिए जैसे टीएन सेशन थे। हम क्वाइट श्योर कि आपने टीएन सेशन का नाम सुना होगा। टीएन सेशन वन ऑफ द वेल नोन नेम्स इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि इनके कार्यकाल के दौरान 6 साल का टर्म इन्होंने जो किया था उसमें बहुत सारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाए इन्होंने 1990 टू 1996 मैं कहूँगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि चाहिए क्या, हमें एक फेयर और एक गुड प्रोसीजर चाहिए जहां पे कॉम्पिटेंट लोगों की अपॉइंटमेंट हो। हम चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये हाईलाइट भी किया कि पिछले 70 सालों में आपने कोई प्रोसीजर नहीं बनाया, यानी कि एडहॉक अपॉइंटमेंट चल रही कि आपने लिस्ट बनाई
लिस्ट कैसे बनाई, क्या कोई क्राइटेरिया है, क्या कोई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, क्या कोई एक्सपीरियंस क्राइटेरिया है, कि केवल अगर गवर्नमेंट प्रो गवर्नमेंट अगर है कैंडिडेट, क्या उसका आप नाम दे रहे हो? दैट्स द बेसिक आइडियोलॉजी, राइट? दैट्स द बेसिक आइडिया मैं कहूँ। इसके अलावा कोर्ट ने पॉइंट आउट किया कि अभी तक 2004 से, यानी कि यूपीए 1, यूपीए 2, एनडीए 1, अब एनडीए 2 का कार्यकाल अभी भी चल रहा है, इतने समय में अभी तक किसी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 6 साल का टर्म कंप्लीट नहीं किया है। यानी कि इस तरह के इलेक्शन कमिश्नर्स को आप अपॉइंट कर रहे हो कि दे आर डूइंग द गवर्नमेंट्स बिडिंग। अगर हम लोग ये ट्रैक रिकॉर्ड देखें, राइट, 6 साल यानी कि कितना हुआ, 365 डेज इंटू 6 ईयर्स, अप्रोक्सीमेटली 2100 के आसपास दिन, राइट? तो कितने लोगों ने यहाँ पे 2100, इनफैक्ट 2190 यहाँ पे लिखा हुआ, राइट? आई रिमेंबर टीएन सेशन वाज द लास्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिन्होंने 6 साल का टाइम पीरियड कंप्लीट किया था। अब इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे जो शुरुआती 2 नाम है, सुकुमार सेन द फर्स्ट सीईसी एंड देन कल्याण सुंदरम सेकेंड सीईसी, दोनों ने भी 8 साल से भी ज्यादा इनका टर्म इन्होंने फुलफिल किया था। लेकिन इसके बाद 1990 के बाद, टीएन सेशन के बाद, इफ यू जस्ट लुक एट दिस नंबर, किसी ने भी अपना टेन्योर यहां पे कंप्लीट नहीं किया हुआ है। यानी कि इस तरह की अपॉइंटमेंट चल रही है जहां पे आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कितने दिन मिल रही, 92 डेज। 92 डेज, तो 92 डेज में क्या कर पाएंगे? क्या कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म ला पाएंगे? क्या हमारे इलेक्शन प्रोसेस को वो रिफॉर्म कर पाएंगे? सवाल यही है। 92 डेज, 100 डेज, 200 डेज, इसी पे सवाल उठाया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में इलेक्शन कमिश्नर्स हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हो, उन्हें इंडिपेंडेंस ऑटोनॉमी दी गई है। उनका जो भी खर्चा है, सैलरीज एक्सेट्रा, दे आर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। उनका निकालने का प्रोसीजर यानी कि रिमूवल प्रोसीजर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ताकि इंडिपेंडेंस रहे, ताकि वो उस इंडिपेंडेंस से अपना काम कंप्लीट करे। लेकिन अगर आप किसी को 100 दिन दे रहे हो, 160 दिन दे रहे हो, 90 दिन दे रहे हो, तो इस प्रोटेक्शन का मतलब ही क्या हुआ? यही सुप्रीम कोर्ट ने आवाज उठाई। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, राइट? अब इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सुझाव भी दिए कि हम चाहते हैं कि जैसे जुडिशरी का अपॉइंटमेंट होता है वैसे कुछ तरह का कॉलेजियम बने। यानी कि बेसिकली वो चाहते हैं कि कोई एक कमिटी या फिर एक कमीशन बेस्ड अपॉइंटमेंट हो ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स एंड सीईसी। इसके अलावा उन्होंने कहा अगर ये नहीं हो रहा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सुझाव लेना चाहिए रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया। अभी क्या होता है, सरकार एक लिस्ट बना के भेज देगी, बस वही चीज़ है, राइट? उसमें से सिलेक्शन करेगी, एक नाम अपॉइंटमेंट के लिए भेज देगी, राइट? अब आप थोड़ी देर में देखोगे इसके साथ प्रॉब्लम क्या है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बता रही है कि इस तरह की चीज़ें आनी चाहिए। इसके अलावा 6 साल का टेन्योर होना चाहिए, ये भी एक सजेशन हो सकता है कि कंपलसरी 6 ईयर्स का टेन्योर वगैरह हो सकता है। लेकिन इसके ऊपर सरकार ने ये कहा है कि अभी जो प्रोसेस है दैट प्रोसेस इज वेरी साउथ, राइट? इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कशन के दौरान ही इन्होंने हाईलाइट भी किया कि लुक एट द अदर कंट्रीज। सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया अगर आप दूसरे देशों की बात करें, जैसे श्रीलंका की बात करें, नेपाल की बात करें, यूनाइटेड किंगडम की बात करें, इवन पाकिस्तान का नाम ले लें, कि वहां पे भी जो इलेक्शन कमीशन है, उनके देश का जो इलेक्शन कमीशन है, ऑफिशियल्स है, इंडिपेंडेंटली एक कमिटी, एक कमीशन से अपॉइंट हो रहे हैं। लेट अस नॉट टॉक अबाउट अदर कंट्रीज, बट यूके और श्रीलंका का उदाहरण यहां पे देख सकते हैं। अब यूके में इलेक्शन ऑफिशियल्स या फिर इलेक्शन कमीशन कैसे अपॉइंट होता है, आप यहां पे देख सकते हो। एक स्पीकर की कमेटी होती है। आप जानते हैं कि हाउस ऑफ कॉमन्स जो है यूके में, वहां पे उनके जो स्पीकर हैं काफी न्यूट्रल होते हैं बिकॉज दे रिलिंक्विश देयर पार्टी मेंबरशिप। तो स्पीकर एक कमेटी बनाते हैं जिसका नाम होता है इलेक्टोरल कमीशन। अब ये इलेक्टोरल कमीशन में अलग अलग एमपीज होते हैं लोअर हाउस से, उनके हाउस ऑफ कॉमन्स से। तो ये लोग क्या करते हैं, एक सूची बनाते हैं फॉर रिक्रूटमेंट। और ये जो लिस्ट बना देंगे, जो भी कैंडिडेट्स हैं, इन कैंडिडेट्स का लिस्ट भेजा जाएगा टू द हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी कि लोअर हाउस को, लोकसभा को समझ लीजिए अपनी लोकसभा, इसे हाउस ऑफ कॉमन्स। तो ये हाउस ऑफ कॉमन अल्टीमेटली पास करेंगे रेजोल्यूशन, फिर जाएगा अपॉइंटमेंट के लिए टू, राइट नाउ इट शुड बी हिज मैजेस्टी द किंग नॉट क्वीन, राइट? दैट्स द प्रोसीजर। इसके अलावा श्रीलंका में भी ऐसी एक चीज बनी हुई है जहां पे उनके यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल बनी हुई है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल जो बनी हुई है, इसकी जो कंपोजिशन है काफी वेरिड है, और अपॉइंटमेंट जो भी इलेक्शन कमीशन का होता है इट हैपन्स थ्रू दिस कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल। अल्टीमेटली प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, बट थ्रू द रिकमेंडेशन ऑफ दीज काउंसिल्स, कमिटीज और कमीशंस। और यही कहा सुप्रीम कोर्ट ने भी, ऑलराइट? लेकिन इसके ऊपर केंद्र सरकार का रवैया था कि अभी जो प्रोसीजर है वो ठीक है और जुडिशरी इसके अंदर इंटरफेयर ना करे। अब एलिगेशन ये भी लग जाती है, इज इट अ केस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, इज इट अ केस ऑफ जुडिशियल ओवररीच? क्या ये जुडिशरी का काम है?
राइट। अगेन जुडिशरी इज नॉट डायरेक्टली डूइंग इट, बट सजेशंस दिए हुए हैं, देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ करंट प्रोसीजर। अभी का जो प्रोसीजर है, मैंने आपको बताया कि सरकार क्या करती है, एक लिस्ट बना दिया, लिस्ट बनाकर लॉ मिनिस्ट्री को भेजा, लॉ मिनिस्ट्री फॉरवर्ड करेगी। आई होप वेरी सिंपल है, आई होप यू अंडरस्टूड। इस चीज का प्रॉब्लम क्या है, लेट अस कम टू द करंट केस, क्योंकि ये भी आर्ग्यू हुआ था यहां पे कि रीसेंट केस में हुआ क्या। देखिए हाल ही में कुछ ही दिनों पहले अरुण गोयल हैज बीन अपॉइंटेड एज द इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि एक ईसी बन चुके हैं, राइट। ही हैज बिकम एन ईसी। इनफैक्ट यहां पे हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में मई 2022 से ही दो ही मेंबर, एक सीईसी और एक ईसी थे, यानी कि एक और ईसी की वैकेंसी थी मई 2022 से। लेकिन इस वैकेंसी को इमीडिएटली फिल किया गया। अब आप देखिएगा प्रोसेस कैसा हुआ यहां पे, दैट इज द पार्ट विच इज क्वेश्चनेबल। फॉर एग्जांपल व्हाट हैपेंड, अरुण गोयल जी आईएएस ऑफिसर, 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। इनकी रिटायरमेंट होने वाली थी इस साल के अंत में, 31 दिसंबर 2022 को उनकी रिटायरमेंट थी। लेकिन उससे पहले उन्होंने 18 नवंबर को रिटायरमेंट ले लिया, 18 नवंबर को उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। और हम लोग हमेशा बात करते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड की, तो इनका कूलिंग ऑफ पीरियड 24 घंटे भी नहीं था सैडली, राइट। क्या हुआ, 18 नवंबर को रिजाइन किया, अगले ही दिन 19 नवंबर को उन्हें इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया। दिस इज द प्रोसीजर दैट द गवर्नमेंट इज फॉलोइंग। इसके ऊपर सवाल उठाएंगे, राइट, दैट्स द आइडिया। आई होप कि आपको पता चल रहा है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं, यहाँ पे कोई पारदर्शिता नहीं, किस बेसिस पे अपॉइंटमेंट हुई, क्यों ये अपॉइंटमेंट हुई। इनफैक्ट अरुण गोयल अभी जब रहेंगे 6 साल का टर्म रहेगा, या फिर इनका एज लिमिट 65 तक रहेगा। अभी ही इज गोइंग टू बी 60, जब भी रिटायर होंगे 60 रिटायरमेंट था उनका। अगर वो रहेंगे तो अभी के जो करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो है राजीव कुमार, उनकी रिटायरमेंट होगी 2025 में। जब वो रिटायर होंगे देन अरुण गोयल विल बी द सीईसी, क्योंकि बाय कन्वेंशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर तीनों ईसी में से सीनियर को सीईसी बनाया था। सरकार ने कहा कि हम लोग ये कन्वेंशन फॉलो करते हैं। साथ ही साथ सरकार ने यह भी कहा कि हम कन्वेंशन फॉलो करते हैं टू अपॉइंट द ब्यूरोक्रेट्स इटसेल्फ। अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरुण गोयल को आपने किस तरह से अपॉइंट किया है इलेक्शन कमिश्नर, इसकी अपॉइंटमेंट फाइल हमें दीजिएगा, गिव अस द अपॉइंटमेंट फाइल। उन्होंने कहा कि अगर कोई गलती नहीं हुई, इफ देयर इज नो हैंकी पैंकी, दिस वाज टर्म यूज, इफ देयर इज नो हैंकी पैंकी यू डोंट हैव टू फियर एनीथिंग। उन्होंने कहा कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमें जानना है कि किस बेसिस के ऊपर एक दिन रिटायर होते हैं, अगले दिन उन्हें इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है, इसकी अपॉइंटमेंट फाइल हमें दीजिएगा। तो अभी भी सुनवाई बाकी है, इनफैक्ट बड़ी जल्द इसकी सुनवाई होने वाली। इनफैक्ट जब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तब सुनवाई भी चल रही होगी, राइट। सो अभी ये जैसे ही जाएगा इसके ऊपर देयर वुड बी वॉर ऑफ वर्ड्स बिटवीन जुडिशरी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर श्योर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे सुझाव दिए। केंद्र सरकार ने क्लियरली कैटेगोरिकली बताया, अटॉर्नी जनरल ने, जुडिशरी कांट इंटरफियर इन द सिलेक्शन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एज वेल एज द इलेक्शन कमिश्नर्स। सरकार ने ये स्टेटमेंट दिया है। तो देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। डू लेट मी नो योर थॉट्स अबाउट दिस, कि क्या कोई कमेटी कमीशन होनी चाहिए फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सीईसी एंड ईसीस, राइट, जैसे कि दूसरे कंट्रीज में कुछ एग्जाम्पल भी दिए मैंने आपको। बट देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। आई होप कि आपको पूरा इशू समझ में आ गया कि सुप्रीम कोर्ट ने किस चीज के ऊपर, किस प्रोसेस के ऊपर सवाल उठाए, साथ ही साथ इंडिपेंडेंस ऑटोनॉमी की बात की है ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये एक, मैं कहूंगा, एक रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि मैंने आपको डिस्कशन की शुरुआत में ही बताया कि किसी भी लोकतंत्र के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना एक रूट होता है, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, अगर इलेक्शन के ऊपर ही सवाल उठे तो लोकतंत्र के ऊपर ही सवाल उठ जाएंगे। दैट इज वाई इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस फॉर द एंटायर इंडियन डेमोक्रेसी। तो देखते हैं इसके ऊपर क्या होगा। इसके ऊपर हमारी कंटिन्यूस नजर रहेगी, जब भी कोई अपडेट आएगी तो विल डिस्कस दैट अगेन ऑन स्टडी IQ। दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। और आपको जाने से पहले ध्यान रखना है, अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल, यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विथ मी। अगर आपको कोई सुझाव है, कोई फीडबैक, कंप्लेंट एटसेट्रा जो भी हो, तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। इनफैक्ट एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा मैसेज आया था मुझे कुछ ही दिनों पहले। वहाँ पे किसी ने पूछा मुझसे कि सर आपकी वीडियो में सर बहुत सारे एडिट होते हैं यार एडिट इसलिए होते हैं, जहाँ से मैं करता हूँ ना रिकॉर्ड, कभी कभार वो यहाँ पे एक एयरफोर्स स्टेशन है तो प्लेन गुजरते रहती है, तो वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। डिस्पाइट ऑल द साउंड प्रूफिंग फिर भी वो आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो उसलिए थोड़ा सा कट करना पड़ता है कभी कभार, राइट, दैट हैपन्स समटाइम्स, राइट।
तो अगर आपको कनेक्ट करना है, अगर आपको मैसेज करना है, यू कैन ऑलवेज DM me here on Instagram at this particular ID. Thank you for watching this video again. जय हिंद. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.